हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो चलिए, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड आज की क्लास है। तो सीटेट पेपर नंबर 2 जो एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास जो है वो एक रामबाण औषधि की तरह काम करेगी। ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि इतिहास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, आधुनिक भारत का इतिहास। इसके पिछली क्लास में हम जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो पढ़ चुके हैं। उसकी हमने पहले थ्योरी भी पढ़ी थी, तो काफी ज्यादा लंबी क्लास वो हो गई थी। तो अगर आपने उस क्लास को अभी तक नहीं देखा है, उसमें एमसीक्यूज भी थे, पीवाईक्यूज भी थे, ठीक है, और थ्योरी भी थी। तो उस क्लास को भी जाकर जरूर देखिए और आज की क्लास को एंड तक जरूर देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास में 50 एमसीक्यूज हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम से टेंटिव क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास। इससे ही रिलेटेड आपको आज के 50 एमसीक्यूज जो है वो मिलने वाले हैं। ठीक है, आपने बहुत ध्यान से देखना है और बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है जिससे रिलेटेड एग्जाम में जरूर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। चलिए, पिछली क्लास को जरूर देखिएगा जाकर। प्राचीन भारत का इतिहास है, उससे पीछे भी बहुत सारी क्लासेस मेरे चैनल पर आपको सीटेट की प्रिपरेशन से रिलेटेड मिल जाएंगी। अगर आप दिल से सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल पर एक बार विजिट जरूर कर लें, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, और आपने सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है अगर अभी तक नहीं किया है, या आप चैनल पर पहली बार ही आए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दें इस क्लास को, और जो भी आप क्लास देख रहे हो उसको भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और चैनल को मतलब कि शेयर करके सब्सक्राइब भी आप खुद भी कर दो, करवा भी दो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आज की क्लास रहेगी नंबर 1 क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है आज की क्लास में, और डिफाइन करके क्वेश्चन की एक व्याख्या के रूप में क्वेश्चन के उत्तर मैंने दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है मतलब कि इसकी थ्योरी देने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी, क्योंकि मैं इस इन क्वेश्चंस की थ्योरी इसलिए नहीं लेके आई क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मैं साथ साथ में ही आपको जो है वो क्वेश्चन को क्लियर कर दूंगी और उसकी जो पूरी एक तरह से व्याख्या है वो मैं आपको समझा दूंगी कि ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो किस प्रकार से ये बना। ठीक है, तो एक तरह से आप थ्योरी ही समझ लो और आपका अपना कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी रहेगा आपका वो क्लियर हो जाएगा साथ साथ में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको क्लास 1% भी अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। अगर फिर भी कोई आपकी क्वेरी रहती है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हो तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं, मैं उस टॉपिक पे भी आपके लिए क्लास जो है वो लेकर आऊंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है कि पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुर्क अल्बुकर्क ने किस स्थानीय शासक से 1510 ईस्वी में गोवा छीना था? तो यानी कि आपने ये बताना है ऐसा कौन सा पुर्तगाली शासक था जिसने 1510 में गोवा छीन लिया था। तो 3 से 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेंगे। बीजापुर का सुल्तान था, गोलकुंडा का सुल्तान था, विजयनगर का सम्राट था, या कालीकट का जोमरिन था। तो ये इसकी व्याख्या जो दी गई है, नंबर ए क्वेश्चन ए ऑप्शन ठीक रहेगा, बीजापुर का सुल्तान था। ठीक है, बीजापुर के सुल्तान ने पुर्तगाली गवर्नर, ठीक है, उसने 1510 ईस्वी में गोवा जो था छीन लिया था। अल्फांसो जो डी अल्बुकर्क था उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान यूसुफु आदिल खान से गोवा को जीता था, जो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। अच्छा, आपसे क्वेश्चन एक ये भी आ सकता है आपको कि भारत में आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? तो भारत में जो सबसे पहले पुर्तगाली आया था वो कौन था, ये आप, तो जो था ये वास्को डी गामा था। ठीक है, जो 1498 में भारत में आया था। ठीक है, और ये समुद्र के रास्ते भारत में पहुंचा था। इसने भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज जो थी वो कर दी थी। ठीक है, 1498 ईस्वी में भारत में जो पहला पुर्तगाली आया था वो था वास्को डी गामा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। ठीक है, पुर्तगालियों की बात चल रही थी तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार किस संधि के तहत हुआ था?
ऐसी कौन सी संधि हो गई थी जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का भी, बिहार का भी और उड़ीसा की दीवानी भी जो थी उसका भी अधिकार जो था वो प्राप्त हो गया था। इसके लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है नंबर 1 अलीगढ़ की संधि, ठीक है, इलाहाबाद की संधि, पेरिस की संधि और सालवाई की संधि। तो क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी ही पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी क्लास हो जाती है और स्टूडेंट्स मैंने देखा है बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं क्लास को छोड़ के भी, इवन बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो चले जाते हैं। तो देखिए हम सीधा आंसर के ऊपर फोकस करेंगे और उसकी व्याख्या ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा इलाहाबाद की संधि, ठीक है, जो 1765 में हुई थी। तो बक्सर का युद्ध आपने ये नोट कर लेना है, अगर आप नोट्स बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने बक्सर का युद्ध लिख लेना है, 1764 ईस्वी में हुआ था, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। युद्ध और संधियां जितनी भी हैं वो आपने जरूर अपने नोट्स में नोट्स करके रख लेनी है और याद कर लेनी है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है और ये पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में और उसकी विजय के बाद क्लाइव ने मुगल सम्राट आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि की थी। तो अब इलाहाबाद की संधि आगे ये भी इंपॉर्टेंट है 1765 में, ठीक है, जिसके तहत कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी कि राजस्व वसूलने का अधिकार जो था वो मिल गया था, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कौन सी संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि हुई थी, ठीक है। इलाहाबाद की संधि हुई कब थी, 1765 में, बक्सर के युद्ध के अगले साल, ठीक है। ये आपने कनेक्ट करके याद रख लेना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सीधा, मैं आपको बता रही हूँ कि हम सीधा आंसर पे ही फोकस करें तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि 50 क्वेश्चंस हैं, आप भी बोर हो जाओगे और बहुत ज्यादा लंबी क्लास भी चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर 3 का क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो ऐसा कौन सा मतलब कि लॉर्ड वेलेस्ली ने जो सहायक संधि वाली नीति निकाली थी उसको स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो पहला राज्य था हैदराबाद, ठीक है। कौन सा राज्य था, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद प्रथम राज्य था जिसने सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो दी गई थी वो स्वीकार कर ली थी। तो व्याख्या देख लेते हैं इस क्वेश्चन की कि हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद मैसूर, तंजौर, अवध और पेशवाओं ने भी इसे जो था वो स्वीकार कर लिया था। तो सबसे पहला आपने याद रखना है हैदराबाद ने सहायक संधि को स्वीकार किया था, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का बहिर्गमन, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि धन का बहिर्गमन जो है उसका सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया था, ये ऑप्शन नंबर बी है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो क्या क्या है आपने नोट्स करके रख लेने हैं, नोट बना के रख लेने हैं ये। तो दादा भाई नौरोजी जो है उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत जो था वो प्रतिपादित किया था। दादा भाई नौरोजी अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत बार ये बुक पूछी जाती है उनकी, ठीक है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये बुक उनकी पूछी जाती है कि उन्होंने कौन सी बुक की रचना की थी, ठीक है, या फिर मिलान के रूप में भी दे दी जाती है, एक तरफ जो है वो राइटर लिखे जाते हैं 3 से 4 और दूसरी तरफ उनकी बुक्स के नेम लिखे जाते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछी जा सकती है कि ये बुक किसकी है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। तो आपने याद रखना है दादा भाई नौरोजी की ये पुस्तक है और इन्होंने उसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि भारतीय धन को ब्रिटेन भेजा जा रहा है, ठीक है, कि भारतीय धन जो है वो ब्रिटेन जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सीटेट के एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुका है। तो जो शिकागो में उन्होंने भाग लिया था विश्व धर्म संसद में, पहले तो क्वेश्चन से ही 3-4 क्वेश्चन हमारे बन जाने चाहिए कि शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था भारत की तरफ से, तो वो स्वामी विवेकानंद जी ने लिया था। और आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद ने कहां पर जो था विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, तो वो शिकागो में आयोजित हुई थी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित किस संसद में भाग लिया था, तो विश्व धर्म संसद में ही भाग लिया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत की तरफ से शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था, तो स्वामी विवेकानंद जी ने लिया था। तो मैं आपको एग्जामिनर का एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि क्वेश्चन से ही कितने ज्यादा क्वेश्चन जो है वो बना सकते हैं आपको, मतलब देने के लिए कितने ज्यादा क्वेश्चन जो है वो एकदम से बना के आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो 1893 ईस्वी यानी कि 1893 में जो थी वो विश्व धर्म संसद आयोजित हुई थी शिकागो में जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था।
तो इसकी व्याख्या ये रहेगी कि स्वामी विवेकानंद ने सितंबर 1893 में शिकागो अमेरिका में आयोजित जो प्रथम विश्व धर्म संसद थी, महासभा थी, उसमें भारत और सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व कर दुनिया भर में अपनी अमिट छाप छोड़ी थी। ठीक है, बहुत 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 उनका नाम हो गया था इस धर्म संसद या महासभा के बाद। ठीक है, जो भी उनके विचार थे उनसे पूरी दुनिया प्रभावित हुई थी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से। ठीक है, तो ये कहाँ पर हो रही थी? ये शिकागो अमेरिका में हो रही थी और ये प्रथम विश्व धर्म महासभा थी, ये संसद थी। ठीक है, नेक्स्ट है रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्य तौर पर भारत के किन क्षेत्रों में लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी भारत के कौन से इलाकों में जो थी वो लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ये आयोजित की गई थी। तो थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड द्वारा जो था विकसित रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो आपने ये याद रख लेना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी वो दी गई थी। थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर दोनों के नाम आपने याद रखने हैं। तो ये मुख्य रूप से मद्रास, बॉम्बे और असम के कुछ हिस्सों में लागू की गई थी, जहां सीधे किसानों को उस टाइम पर जब रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी तो किसानों को रैयत कहा जाता था। ठीक है, रैयत कहा जाता था किसानों को, उनका लगान जो था वो तय किया जाना था। ठीक है, उनका लगान जो था वो तय किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन, ठीक है, द्वैध शासन की शुरुआत प्रांतों में की गई थी? तो द्वैध शासन की जो व्यवस्था की गई थी, जो द्वैध शासन की जो एक अधिनियम भारत में लागू किया गया था, वो कौन से अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम था ये 1919 का। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। ठीक है, उसके तहत प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित वर्गों में बांटकर प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली जो थी वो शुरू कर दी गई थी। ठीक है, तो 1919 आपने याद रखना है, भारत सरकार अधिनियम था ये। नेक्स्ट है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो फैजाबाद में जो विद्रोहियों का नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति के दौरान, वो किसने किया था? वो किया था मौलवी अहमद उल्लाह शाह के द्वारा। ठीक है, तो ये कहां पर था? फैजाबाद में। ठीक है, फैजाबाद अयोध्या को कहा जाता है था। ठीक है, अयोध्या में मौलवी अहमद उल्लाह शाह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। वे अंग्रेजों से के सबसे कट्टर दुश्मन में से एक थे और ब्रिटिश सरकार ने उन पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था। ठीक है, 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था इनके ऊपर। ठीक है, तो मौलवी अहमद उल्लाह शाह, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष की थी? तो राजा राम मोहन राय का नाम आ रहा है तो आपने ये याद रखना है कि इनके द्वारा सती प्रथा का अंत करवाया गया था। ठीक है, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा एक बिल पास करवाया गया था जिसमें सती प्रथा को जो था वो एक अपराध घोषित कर दिया गया था, यानी कि समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। तो इन्होंने कब की थी? 1815 ईस्वी में की थी। ठीक है, राजा राममोहन राय ने एक ईश्वरवादी दर्शन के प्रचार के लिए 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा यानी कि मित्रों की सभा जिसको कहा जाता है उसकी स्थापना की थी, जो बाद में 1828 में ब्रह्म समाज के रूप में विकसित हो गई थी। ठीक है, ब्रह्म समाज इसका ही नाम रखा गया था, ये भी आपने याद रखना है, ये भी नोट डाउन करके रख लेना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग अध्यक्षीय भाषण में किया गया था? तो स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था कलकत्ता अधिवेशन में जो 1906 में हुआ था। ठीक है, 1906 में हुआ था, 1906 में हुआ था। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार कांग्रेस के मंच पर स्वराज यानी कि स्वशासन में अपना लक्ष्य घोषित किया था। तो सबसे पहले आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा कि सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आपने याद रखना है जो अभी हमने पढ़े, दादा भाई नौरोजी, उन्हीं ने स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो इनकी पुस्तक का नाम मैं अगर आपको रिवाइज करवा दूं अभी, तो इनकी पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1916 में लखनऊ समझौते का मुख्य महत्व क्या था? तो 1916 में जो लखनऊ का समझौता हुआ था उसका मुख्य लक्ष्य था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता तथा गर्म दल व नरम दल का पुनर्मिलन व्याख्या। ठीक है, पुनर्मिलन था। ठीक है, व्याख्या इसकी ये है कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन ऐतिहासिक था क्योंकि इसमें बाल गंगाधर तिलक
एनी बेसेंट के प्रयासों से गरम दल और नरम दल का विलय हुआ था। ठीक है, और साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता लखनऊ पैक्ट भी हो गया था। ठीक है, 1916 में ही लखनऊ पैक्ट भी हुआ था। और जो एक गरम दल और नरम दल के बीच में जो दूरियां आ गई थी कांग्रेस के दोनों दलों में, वो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से उनमें जो था वो दोनों में विलय भी हो गया था। ठीक है, जैसे कि आपको पता है जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन के दौरान हो गया था। ठीक है, तो ये आपने याद रखने हैं सारे फैक्ट। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड। यहाँ पे जलिया ही है, जलियां होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो गठन किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो एक जलियांवाला नरसंहार हुआ था अमृतसर में 1919 में। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में ये बहुत बड़ा एक जनसंहार हुआ था। ठीक है, उसकी इंस्पेक्शन के लिए किसको, कौन सी समिति को बिठाया गया था जांच के लिए? वो बिठाया गया था हंटर आयोग को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक हंटर कमेटी का जो था वो गठन किया था। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो पहला सफल सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था महात्मा गांधी जी का 1915 में। 9 जनवरी 1915 में भारत लौटे थे महात्मा गांधी जी, तभी तो 9 जनवरी वाले दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपने नोट करके रख लेना है अपने पास। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के पक्ष में तक तन कठिया प्रथा के विरोध में जो वर्ष 1917 में भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह किया था। तो ये आपका ये भी हो सकता है क्वेश्चन कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था, ये भी आपने याद रख लेना है। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी जी का पहला भारत में आकर सत्याग्रह था, ये भी आपने याद रख लेना है। महात्मा गांधी जी 1915 में भारत लौटे थे, तो ये भी आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1928 में गठित नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? तो नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष जो होंगे वो मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू जी नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष थे, जो 1928 में गठित हुई थी। ठीक है, तो साइमन कमीशन के विरोध के बाद जो जब भारत सचिव लॉर्ड वर्न नेहड़ की चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय समिति के ने भारत में भावी संविधान का प्रारूप जो था वो नेहरू रिपोर्ट के रूप में तैयार किया था। ठीक है, ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट है कि क्रांतिकारी गठन अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी अभिनव भारत की? वीडी सावरकर। ठीक है, वीडी सावरकर ने जो अभिनव भारत है उसकी स्थापना की थी, ये भी आपने याद रखना है। विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम था, वीर सावरकर इनको कहा जाता था। और उनके भाई गणेश सावरकर ने 1899 में स्थापित मित्र मेला संगठन में का नाम बदलकर 1904 में अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी समाज जो था वो कर दिया था। अच्छा, ये एक बात मैं आपको बताऊं कि आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो के साथ साथ शेयर करते रहिए, ताकि वो भी इस क्लास का जो बेनिफिशियल बेनिफिट है वो ले पाएँ। और आप क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, कमेंट करके मुझे ये बता दीजिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था? तो ऐसा कौन सा समाचार पत्र था जिसका संपादन महात्मा गांधी जी ने स्वयं किया था? तो वो हरिजन पत्रिका थी। ठीक है, कौन सी पत्रिका थी? हरिजन पत्रिका थी। महात्मा गांधी जी ने सामाजिक सुधारों और छुआ छूतछातों, ठीक है, आंदोलन के तहत हरिजन, यानी कि जिसको अंग्रेजी शब्द है ये, ठीक है, हरिजन हरिजन सेवक हिंदी शब्द है, हरिजन बंधु, ठीक है, गुजराती में, ठीक है, हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन सेवक हिंदी में, हरिजन बंधु गुजराती पत्रों का संपादन जो था वो स्वयं ही किया था। ठीक है, तो अंग्रेजी में थी ये हरिजन पत्रिका, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्ष 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, कौन थे? आचार्य विनोबा भावे जी। महात्मा गांधी जी द्वारा अक्टूबर 1940 में शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। जवाहरलाल नेहरू इस आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही बने थे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है इसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। नेक्स्ट है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी उसका
अडयार यानी कि मद्रास में इसका जो था मुख्यालय स्थापित किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में जो न्यूयॉर्क के में मैडम वलावस्की, ठीक है, और कर्नल ऑलकॉट द्वारा की गई थी। बाद में 1982 में इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास के निकट अडयार में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि सिपाही विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? सिपाही विद्रोह जो हुआ था, सिपाही विद्रोह जिसको कहा जाता है, उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे। ये 1857 की बात है जब सिपाही विद्रोह हुआ था, यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसी को ही सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। तो उसके महान विद्रोह जो सिपाही विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, जो विद्रोह की समाप्ति के बाद भारत के पहले वायसराय भी बने थे। ठीक है, 1858 में ये भारत के पहले वायसराय बन गए थे और जो गवर्नर जनरल का पद था उसको समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो स्वराज पार्टी का जो गठन किया गया था 1923 में, 1923 में, वो किया गया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी का गठन किया था 1923 में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कब स्वराज पार्टी का गठन किया गया था और किसने किया था, तो ये तो आपका क्वेश्चन बनता ही है कि असहयोग आंदोलन के वापस लिए जाने के बाद विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत करने वाले गुट का ने CR दास यानी कि चित्तरंजन दास अध्यक्ष बने थे और मोतीलाल नेहरू सचिव बने थे, के नेतृत्व में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना जो थी वो कर दी गई थी। नेक्स्ट है कि वर्नाकुलर जो एक्ट, प्रेस एक्ट है 1878 में ये आया है, किस वायसराय को निरस्त जो था वो कर दिया किया गया था? वर्नाकुलर एक्ट के तहत कौन से ऐसा वायसराय था जिसको निरस्त कर दिया गया था? तो वो लॉर्ड रिपन था। ठीक है, लॉर्ड रिपन था। भारतीय समाचार पत्रों पर कड़ा प्रतिबंध लगाने वाले लॉर्ड लिटन के ख्यात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के में लोकप्रिय वायसराय लॉर्ड रिपन ने 1882 में निरस्त कर प्रेस को आजादी दे दी थी। ठीक है, तो जो एक्ट, वर्नाकुलर एक्ट बनाया किसके द्वारा गया था? ये बनाया गया था लॉर्ड रिटन के द्वारा, कि प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई थी, कि आप प्रेस में कुछ भी लिख नहीं सकते हो, क्रांतिकारी कोई विचार नहीं डाल सकते हो, लोगों के मन में जिस बात से जोश आए वो चीज आप प्रेस में नहीं छाप सकते हो। इसको जो था 78 में ये आया था वर्नाकुलर एक्ट, तो इसको 1882 में समाप्त कर दिया गया था और प्रेस को आजादी दे दी गई थी कि आप जिस भी प्रकार तरह के जो है वो आप मतलब प्रचार, मतलब कुछ भी डाल सकते हो, क्रांतिकारी विचार भी। ठीक है, तो ये 1882 में समाप्त हुई थी, प्रेस को आजादी मिल गई थी, वर्नाकुलर एक्ट को समाप्त कर दिया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, अमेरिका में, किसके द्वारा की गई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किसके द्वारा की गई थी? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना, ठीक है, सोहन सिंह भकना के द्वारा। ठीक है, तो गदर पार्टी की स्थापना जो थी वो सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के वैचारिक मार्गदर्शन और सोहन लाल भकना जो प्रथम अध्यक्ष थे के नेतृत्व में भारतीय प्रवासियों के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि वर्ष 1932 में महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच ऐतिहासिक पूना समझौता किस जेल में हुआ था? तो 1932 में सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि पूना समझौता हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में और महात्मा गांधी जी के बीच में, दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था जिसका नाम पूना समझौता रखा गया था। ठीक है, बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि क्वेश्चन जिस भी तरह से आए आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाए। तो ये यरवदा सेंट्रल जेल जो थी, ये वहां पर ये समझौता हुआ था, पूना समझौता, पूना पैक्ट भी इसको कहा जाता है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे रेमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पचांड पचाट, ठीक है, के खिलाफ गांधी जी ने यरवदा जेल जो पुणे में है में आमरण अनशन पर बैठ गए थे। इसके बाद 24 सितंबर 1932 यानी कि 1932 में दलितों के पृथक निर्वाचन के मुद्दे पर गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में यरवदा जेल में समझौता जो था वो हो गया था। ठीक है,
नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी तो उसने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी, वो की थी सूरत में स्थापित। ठीक है, कहाँ पर, सूरत में। अंग्रेजी ने जो 1608 में जहांगीर के दरबार में आकर व्यापारिक अनुमति मांगी और अंततः 1613 में ईस्वी में सूरत में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। ठीक है, तो कब की थी, 1913 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री जो थी स्थापित की थी। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। सबसे पहले क्वेश्चन नोट कीजिए कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। 1905 में हुआ था। तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो आपको पता है बंगाल का विभाजन किसने किया है, लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। उसमें भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, तो 1905 में ये जो था वो विभाजन सॉरी हाँ किया गया था। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल में उठ रहे राष्ट्रवादी आंदोलनों को दबाने और सांप्रदायिक आधार पर फूट डालो और राज करो की नीति के तहत 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। ठीक है, भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में किन दो स्थानों के बीच में बिछाई गई थी। तो भारत में जो पहली रेलवे लाइन बनी थी तो 1853 में बनी थी। ठीक है, 1853 में ये बनी थी। 1853 में भारत की पहली रेलवे लाइन थी ये। ठीक है, तो ये कब बनी थी, ये बनी थी 1853 में। तो ये कहाँ से कहाँ बनी थी, मुंबई से ठाणे। ठीक है, मुंबई से ठाणे ये बनी थी। तो लॉर्ड डलहौजी के काल में भारत की पहली जो यात्री ट्रेन थी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई यानी कि बोरी बंदर जिसको कहा जाता है उससे ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई थी। ठीक है, 34 किलोमीटर की दूरी पर ये पहली ट्रेन जो थी चलाई गई थी। नेक्स्ट है नील दर्पण नाटक जो बंगाल के नील विद्रोह पर आधारित था, के लेखक कौन थे। तो नील दर्पण नाटक के लेखक थे दीन बंधु मित्र। ठीक है, कौन थे, दीन बंधु मित्र। दीन बंधु मित्र द्वारा लिखे गए नाटक नील दर्पण में ब्रिटिश बागानों मालिकों द्वारा किसानों पर किए गए अमानवीय अत्याचारों और नील किसानों के संघर्ष का संजीव चित्रण जो था वो किया गया था। ठीक है, तो जो नील विद्रोह किया गया था, ठीक है, उसका एक संजीव चित्रण उनके द्वारा इस नाटक में किया गया है। ठीक है, दीनबंधु मित्र के द्वारा। नेक्स्ट है कि वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार। ठीक है, अंतरिम सरकार में गृह मंत्री का कार्यभार किसने संभाला था। तो जो अंतरिम सरकार थी उसमें गृह मंत्री का जो कार्यभार संभाला था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संभाला था। ठीक है, किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सितंबर 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह मंत्री एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए सौंपा गया था। ठीक है, किसको सौंपा गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ठीक है, तो इनके नाम के साथ ये सरदार नाम की उपाधि लगी हुई है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1924 में कांग्रेस का वेलग्राम अधिवेशन क्यों प्रसिद्ध है। तो 1924 में जो वेलगांव अधिवेशन हुआ है वो क्यों है प्रसिद्ध। ठीक है, उसको ये बताना है कि क्यों वो प्रसिद्ध हुआ था। तो वो एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। ठीक है, यही एकमात्र अधिवेशन था जिसकी जो अध्यक्षता थी वो महात्मा गांधी जी ने की थी। तो बेलगांव अधिवेशन आपने याद रखना है, 1924 में ये हुआ था। महात्मा गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में केवल एक बार 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में आयोजित कांग्रेस के 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस टाइम पे कांग्रेस का कितने नंबर का जो अधिवेशन था वो था। तो 39 नंबर आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट है फ्री हिंदुस्तान। फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार उत्तरी अमेरिका में किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो फ्री हिंदुस्तानी जो अखबार शुरू किया गया था वो तारक नाथ दास के द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय क्रांतिकारी जो तारक नाथ दास ने वैंकूवर, ठीक है, कनाडा, वैंकूवर जो कहा जाता है कनाडा से सिएटल, ठीक है, अमेरिका तक से राजनीतिक जागरूकता फैलाने और ब्रिटिश साम्राज्यवाद का पर्दाफाश करने के लिए फ्री हिंदुस्तान पत्रिका जो थी उसकी शुरुआत की थी। सर सैयद अहमद खान ने वैज्ञानिक समाज की स्थापना किस स्थान पर की थी। तो वैज्ञानिक समाज यानी कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जो सर सैयद अहमद खान थे उनके द्वारा गाजीपुर में की गई थी। ठीक है, कहाँ पर की गई थी, गाजीपुर में उनके द्वारा ये स्थापना
की गई थी। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान ने 1864 ईस्वी में गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य अंग्रेजी की वैज्ञानिक पुस्तकों में जो उर्दू में अनुवाद करना था। बाद में इसे अलीगढ़ स्थानांतरित जो था वो कर दिया गया था। साथ ही साथ क्लास को लाइक करते रहिए और कमेंट करके मुझे ये भी बताते रहिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है, और चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल पर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है तो चैनल पर भी ज़रूर विजिट कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस पहले भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 पे हम पहुंच गए हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो क्लास को प्लीज़ स्किप करके बिल्कुल ना जाएं, क्लास को एंड तक ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस की जो अध्यक्षता थी, उस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस नए गुट की स्थापना की थी? तो कौन सा ऐसा गुट था जिसकी स्थापना जो थी वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी? तो वो आजाद हिंद फौज था। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो थी वो की थी। ठीक है, कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद त्रिपुरी कांग्रेस संकट के बाद गांधी जी के साथ मतभेदों के चलते सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और मई 1939 में कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नामक प्रगतिशील संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, आजाद हिंद फौज भी इनकी थी, लेकिन इन्होंने इस्तीफा देने के तुरंत बाद जो स्थापित की थी वो फॉरवर्ड ब्लॉक की थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने वर्ष 1932 में कम्युनल अवार्ड, ठीक है, कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। तो किसने की थी, कब की थी? तो वो थी रेमसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमसे मैकडोनाल्ड ने गोलमेज सम्मेलनों के बाद अल्पसंख्यकों और दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों की स्थापना जो थी करने वाले सांप्रदायिक पचाट की घोषणा की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के लिए अधिवेशन में मूल अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। तो वो कब किया गया था? वो किया गया था कराची अधिवेशन 1931 में। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में आयोजित 1931 में ऐतिहासिक कराची अधिवेशन की में जो कांग्रेस ने पहली बार मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश सरकार जो के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। वे किस पार्टी के टिकट पर चुने गए थे? तो कौन सी पार्टी के टिकट पर दादा भाई नौरोजी जो थे वो चुने गए थे? ठीक है, तो पहले ऐसे भारतीय थे जो चुने गए थे ब्रिटिश संसद के द्वारा, तो वो थे लिबरल पार्टी से। ठीक है, उदारवादी पार्टी से ये चुने गए थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी 1892 में मध्य फिन्सबरी निर्वाचन क्षेत्र से लिबरल पार्टी उदारवादी दल जिसको कहा जाता है से टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले एशियाई यानी कि पहले भारतीय बने थे। नेक्स्ट है कि 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? वो बने थे लाला लाजपत राय। ठीक है, कौन बने थे? लाला लाजपत राय बने थे। 31 अक्टूबर 1920 में बॉम्बे में स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय ने की थी। ठीक है, किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर सबसे पहले समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो सबसे पहले किस स्थान पर जो समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो वो की गई थी बलिया में। ठीक है, बलिया में अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया में चित्तू पांडे ने के नेतृत्व में भारत की पहली स्वतंत्र समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि इस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर के ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी जाने वाली अपनी नाइटहुड की उपाधि जो थी वो वापस कर दी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हिस्ट्री का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रविंद्रनाथ, पहला तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी? तो वो नाइटहुड की दी गई थी। और रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि को वापस कर दिया था? तो वो नाइटहुड की उपाधि थी। ठीक है,
और नाइटहुड की उपाधि किसको दी गई थी, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी को बनी गई थी, मतलब दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अब इन्होंने इस उपाधि को वापस कर दिया था। क्यों वापस किया था, बस वो कारण हम जानेंगे। क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो इन्होंने 13 अप्रैल 1919 में क्रूर और अमानवीय जलियांवाला बाग नरसंहार की खबर सुनकर मर्माहत रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सत्ता के प्रति रोष प्रकट करते हुए अपनी नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि जो थी वो त्याग दी थी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। जब उन्होंने 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा था तो उन्होंने अपनी जो एक नाइटहुड की उपाधि उनको दी गई थी वो उनके द्वारा त्याग दी गई थी। नेक्स्ट है कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में जो सिविल सर्विसेज है उनका जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है वो माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवाओं यानी कि सिविल सेवाओं से संगठित और शुद्ध करने का श्रेय जो है वो दिया जाता है, क्योंकि इसलिए उन्हें भारतीय सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है। ठीक है, भारतीय सिविल सेवा का जनक भी इन्हीं को माना जाता है। वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को किस आरोप में गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए मांडले जेल भेज दिया गया था। तो बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल 6 वर्षों के लिए भेजा गया था 1908 में। तो किस अपराध के लिए भेजा गया था, राजद्रोह के अपराध में भेजा गया था। ठीक है, तो राजद्रोह के अपराध में भेजा गया था। तिलक ने अपने अखबार केसरी के में मुजफ्फरपुर में बम कांड के बाद ब्रिटिश दमनकारी नीतियों के खिलाफ कड़े शब्द लिखे थे, जिसके कारण उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर म्यांमार की मांडले जेल के में 6 साल का कारावास की सजा जो थी वो सुनाई गई थी। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला था। तो अभी हमने पढ़ा कि आत्मीय सभा की स्थापना 1816 या 18 में उनके द्वारा की गई थी, कि राजा राम मोहन राय के द्वारा, जो बाद में 1928 में ब्रह्म समाज बन गई थी। राजा राम मोहन राय की जो आत्मीय सभा थी वही जो थी आगे चलकर ब्रह्म समाज बन गई थी। तो उनकी मृत्यु के बाद जो ब्रह्म समाज की बागडोर थी वो किसने संभाली थी, तो वो संभाली थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ठीक है, किसने, देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1833 में ब्रिस्टल जो इंग्लैंड है उसमें राजा राम मोहन राय के निधन के बाद ब्रह्म समाज के बिखरने से बचाने के लिए उसे आगे बढ़ाने का दायित्व जो था महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे, उन्होंने संभाला था। ठीक है, उनके द्वारा ये बागडोर जो थी वो संभाली गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार किस सुधार अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था। तो कौन सा सुधार अधिनियम पारित किया गया था जिसके बाद भारत में जो महिलाएं हैं उनको भी मतदान करने का अधिकार जो था वो मिला था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आंदोलन जो था 1919 में हुआ था, उसके द्वारा जो था भारत सरकार अधिनियम भी जिसको कहा जाता है, उसके द्वारा जो था वो महिलाओं को पहली बार मतदान देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को समिति स्तर पर मताधिकार प्रदान किया गया था। एक बेहद प्रगतिशील कदम था। ठीक है, किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त हुआ था। ठीक है, तो कौन सी संधि हुई थी, त्रिरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ठीक है, त्रिरंगपट्टनम की संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से लेकर 92 तक चला था, टिप्पू सुल्तान और लॉर्ड कार्निवालिस के बीच में हुआ था। और जो 1792 की श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ था। इस संधि के तहत टिप्पू सुल्तान ने अपना आधा राज्य और हरजाना अंग्रेजों को देना पड़ा था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों के दौरान प्रसिद्ध नारा करो या मरो, डू और डाई, महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के समय दिया था। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऐसा नहीं कि बाकियों के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। डू एंड डाई का नारा कब दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी ने इस नारे को दिया था, डू और डाई। ठीक है, तो ये बहुत प्रसिद्ध नारा था जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो हुए थे उनके दौरान दिया गया था। तो कौन सा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिया गया था, तो जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसके उसके दौरान जो करो या मरो यानी कि डू और डाई का नारा जो था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। 8 अगस्त 1942 में मुंबई के ऐतिहासिक गवालिया टैंक मैदान
से भारत छोड़ो आंदोलन की औपचारिक शुरुआत करते हुए गांधी जी ने देशवासियों को करो या मरो का ऐतिहासिक मंत्र जो था वो दिया था। ठीक है, तो ये आपने करना है। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा ये स्थापना की गई थी। तो कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता के मध्यम वर्ग के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए की थी। ठीक है, कब की थी? तो इन्होंने उनके राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए की थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो साइमन कमीशन का जो भारत आगमन हुआ था वो 1928 में हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा जॉन साइमन कमीशन की अध्यक्षता में 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था, लेकिन यह कमीशन फरवरी 1928 में बॉम्बे यानी कि भारत पहुंचा था, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण इसका व्यापक विरोध हुआ था। इनका जो एक जगह जगह पर काली झंडियों के स्वागत किया गया था इस कमीशन का, क्योंकि इसके सभी सदस्य जो थे वो ब्रिटिश थे। ठीक है, एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। तो काली झंडियों के साथ जगह जगह पर इसका विरोध प्रदर्शन हुआ था और साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे जो थे वो लगाए गए थे। ठीक है, तो 1927 में ये 28 में ये भारत आया था। ठीक है, ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, मुझे आप बताओ कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, क्लास को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताओ कि आपको क्लास कैसी लग रही है। आप इस क्लास को अगर बहुत अच्छे ध्यान से पढ़ लोगे ना, तो मैं आपको कहती हूँ कि आपके 4 से 5 नंबर तो कहीं नहीं गए, क्योंकि हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें पूरा आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो कवर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत अपनी ऐतिहासिक दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से किस तिथि को शुरू की थी? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत ही जो थी वो दांडी यात्रा शुरू की गई थी। तो कब की गई थी? साबरमती आश्रम से की गई थी शुरू ये। और किस तिथि को शुरू की गई थी? ये 12 मार्च 1930 को शुरू की गई थी। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ने जो 78 है 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से एक नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा शुरू की थी और 24 दिनों के लिए यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून जो था वो तोड़ा था। ठीक है, 6 अप्रैल को। ठीक है, 24 दिनों के बाद, 24 दिनों की यात्रा के बाद ये वहां पर पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह से ठीक बाद बंगाल के निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या विप्लव जो था वो हुआ था? वो नील विद्रोह हुआ था। ठीक है, नील विद्रोह हुआ था। 1857 के सिपाही विद्रोह के तुरंत बाद 1800 जो 59 है 1859-60 में बंगाल में नील उगाने वाले किसानों का व्यापक विद्रोह नील विद्रोह भड़का, जिसका जो नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। संताल विद्रोह 1855-56 में यानी विद्रोह से ठीक पहले हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। संताल विद्रोह पहले हुआ था 1857 के विद्रोह के पहले संताल विद्रोह, और बाद में नील विद्रोह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये कि ब्रिटिश भारत के इतिहास में किस वायसराय को स्थानीय स्वशासन का जनक जो है वो कहा जाता है? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है, तो वो कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ठीक है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, क्योंकि लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन के लिए ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया था, जिसे भारत में नगर पालिकाओं और जिला बोर्डों के विकास की नींव रखी थी, इसलिए उन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो बने थे वो वैरुद्दीन तयवजी बने थे। ठीक है, वैरुद्दीन तयवजी। ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। ठीक है, वैरुद्दीन तयवजी ने 1887 ईस्वी में मद्रास में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे वार्षिक अधिवेशन में की अध्यक्षता की थी, जिससे वे कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बन गए थे। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपने क्लास को एंड तक जरूर देखा होगा। और मेरा ये दावा है कि आप इस क्लास को अगर अच्छे से आपने पढ़ ली होगी ना, और ध्यान लगा के इस क्लास को आपने नोट्स भी बनाए होंगे, ठीक है, छोटे छोटे
टॉपिक्स लिखे होंगे, ठीक है, जो मैं आपको बता रही थी वो सब कुछ नोट करके रखा होगा, तो आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे उनको बखूबी बहुत अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। ठीक है, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस मैं आपको लेकर आने वाली हूँ। और अगर आपने मेरी क्लासेस को कंटिन्यू अगर आप देखते हो तो आपका जो सी टेट है बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसके प्लीज पीछे की क्लासेस को भी जाकर जरूर चेक कीजिए, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस पहले भी आपको पढ़ा चुकी हूँ और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर विजिट भी जरूर कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अब आप आगे आती है तो वो उसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को जरूर शेयर कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए और लाइक करके कमेंट भी कर दीजिए कि आपको क्लास जो है वो कैसी लगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।